रंजन जी हैड अ डाउट इन माइंड कि आप ये रिक्रिएट कर पाओगे। लुक वाइज जैसे आपने कहा कि कभी कभार नाम भी याद नहीं रहते या चेहरे भी याद नहीं रहते, बिकॉज मोस्ट पीपल आर ट्राइंग टू रिपीट द फॉर्मूला विच इज वर्किंग। क्या टीवी सेट्स टॉक्सिक हो चुके हैं काम करने के लिए? आई वुड से सारा भाई वैसे सारा भाई, क्या वाकई में ये था कि जब पहली बार आया था वो चला नहीं था टीवी पे, और रीरन्स जब आए थे तब हिट हो गया? हाँ, मैं इनको कैसे गाइड करूंगा? देवन वॉज कॉन्शियस ऑफ गाइडिंग सतीश जी एंड रत्ना जी। बोला नहीं यार, इतने बड़े बड़े कलर। सर ये परसेप्शन है, पर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि सेकंड सीजन ऑफ सारा भाई वैसे सारा भाई इतना चली नहीं, क्या सच है ये? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ इतनी नहीं चली, क्योंकि क्यों? अगर तो वहाँ से दिल्ली से पुलिस भी आई थी, तो उन्होंने मुझे भी पूछा तुमको कैसे पता चला? भाई इंक्वायरी करी थी मेरी प्रॉपर्ली, पहले मुझे बहुत इंक्वायरी करी, 1-2 दिन में मिल नहीं पाया उनको, क्योंकि वो जिस वक्त बोलते थे मेरा कहीं ना कहीं कमिटमेंट था, तो उनको लगता था मैं उनको अवॉइड कर रहा हूँ। तो हम लोग ने 1-2 स्क्रिप्ट पे काम किया, एक बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट हमको पहले लगी बहुत बढ़िया बनी है, सच में अच्छी भी बनी थी पहले, पर वो ना अच्छी बनी थी, पर वो आमिर खान साहब के स्ट्रेचर की थी। खिचड़ी 2 पायरेसी की विक्टिम हुई थी, अरे बाप रे, बहुत हर्ट हुए हो गया? बहुत बहुत दुख सी, सबसे बड़ा दुख अगर करियर में किसी इंसिडेंट का हो तो खिचड़ी 2 के पायरेसी का हो। सिद्धार्थ, मैंने इंटरव्यूज तो बहुत किए, आपने आज इंटर से मेरे व्यूज निकाले, जो इंटर की बात बोल रहा हूं, मैंने वर्ड प्ले किया है, वो मेरे दिल की बात है। तुमने आज ऐसे जेडी को बाहर लाया जो कभी पहले बाहर नहीं आया, एंड मुझे लगा ही नहीं कि हम कोई लाइट्स कैमरा के बीच बैठकर कुछ काम करें। सो ये बहुत एक स्पेशल टैलेंट होती है, एंड बिकॉज आपने मेरी तारीफ़ करी है इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैंने इतना कंफर्टेबल इजी महसूस किया, उस तरह का ये होता ना कि आपने मुझे ड्राइव किया। सो ये जो फील्ड है उसके आप बादशाह हो। पॉडकास्ट एंड मेकिंग द पर्सन मोस्ट कंफर्टेबल इज योर फोर्टे, एंड आई गिव यू 5 स्टार फॉर दैट। फ्रेंड्स, genuinely what you should do is subscribe Siddharth Kanan's YouTube channel. जेडी भाई, आप ओपनली कह रहे हैं कि जो 1000 एपिसोड्स हुए हैं और वागले की दुनिया, ये आपके करियर का बेस्ट है? हाँ, ये मेरी करियर का बेस्ट शो है, क्योंकि इसकी जो प्रोसेस रही है, सक्सेस में भी देखो नंबर, और वागले की दुनिया एक ऐसा शो है जो हमको इतनी सारी कहानियाँ कहने को देता है। तो वी आर स्टोरी टेलर्स। जब आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली और आपने ऐसी ऐसी कहानियाँ कही प्राइम टाइम पे, जहाँ पे हमने गुड टच, बैड टच, टू मेंस्ट्रुएशन साइकिल, टू ब्रेस्ट कैंसर, टू स्कैम्स, टू बच्चों को सिखाना, पेरेंटिंग, अपने माँ बाप के साथ, और ड्रामा, क्या क्या नहीं, क्या कॉमेडी, आप इसकी ह्यूमर देखो। तो जब सब कुछ एक शो में आप कह सकते हो, और वो भी 1000 एपिसोड आज के दिन में, जहाँ पे आदमी का 2 मिनट से ज़्यादा टाइम अटेंशन स्पेन नहीं रहता है, वहाँ पे 1000 किया है हमने, और अभी चल रहा है। तो और जो कहानी कहने का, वागले की दुनिया कहानियों का संग्रह, जो मुझे मज़ा आता है। मैं पहले तो मैं और आतिश साथ में इसमें जुड़े थे, आज भी जुड़े हुए हैं, पर फिर कुछ वक्त के बाद आतिश ने बिकॉज ही वॉज राइटिंग फिल्म, ही वॉज राइटिंग वेब सीरीज़, और मैंने बहुत टाइम से लिखा नहीं था, तो मैंने लिखना शुरू किया वागले से। बोला चल मैं लिखता हूँ, एंड देन मैं राइटर्स की 40 राइटर्स हैं हमारे साथ। आज तक ये उस शो में 40 राइटर्स को हमने कहीं ना कहीं अलग अलग स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स या पूरे एपिसोड में यूज़ किया है, और उन सबको कोऑर्डिनेट करके जो मेरी जर्नी बनती है, वो मेरे लिए आज तक के मेरे करियर के सारे शोज में बेहतरीन जर्नी है वागले की दुनिया। मेरा बचपन वागले की दुनिया के साथ अंजन श्रीवास्तव है ना, मैं लखनऊ में बैठता था, पूरा फैमिली बैठ के वो एक ऐसे लुक देते थे, एक पर्टिकुलर लुक था उनका। हाँ, भारती जी। अरे फिर आपने इसको रिवाइव किया, हाँ। नए फॉर्मेट में, सुमित राघवन आ गए, पर आप अंजन जी को भी इन्वॉल्व कर दिया आपने,
नॉस्टैल्जिया वैल्यू भारती जी के साथ भी था। ये शो उस टाइम पे, जो मैं पुराने वागले की बात कर रहा हूं, उससे कितना इमोशनल अटैचमेंट था आपका? मेरा इतना ज़बरदस्त, आप बोल रहे थे मेरे मन में था मैं जल्दी बोलूँ ये बात, अंदर से वो जवाब निकलने की राह देख रहा था। क्या होता है ना, डेस्टिनी का हम जो बोले ना चमत्कार होता है। मुझे याद है, मैं एक जतिन विला नाम के बिल्डिंग में रहता था, 306 जतिन विला। हमारे घर पे बहुत मुश्किल के बाद मैं ब्लैक एंड वाइट टीवी लाया था। तभी वागले की दुनिया था। फिर वो मेरे 305 नंबर में हमारा एक राजेश भाई रहते, उसके घर पे कलर टीवी आया था। मेरे पिताजी को एक ही शौक था, क्रिकेट का। तो मेरे पिताजी को फिर कलर टीवी कभी कभार बाजू में देखते थे, बाकी मेरे फादर नो कोई शौक नहीं था। तो मेरे मन में ऐसा था यार कलर टीवी अपने घर पे भी आना चाहिए, पर नहीं था। तो वागले की दुनिया ऐसा प्रोग्राम था, हम भी बाजू में चले जाते थे। तो मैं वागले की दुनिया किसी और के घर पे देखता था, और आज देखे ईश्वर का चमत्कार, अब बना रहे। अब मैं 2 लोगों के घर घर पहुंचा रहा हूँ। ये जो चमत्कार है ना, ये डेस्टिना, ये वागले की दुनिया को मैं डेस्टिनी का आई कॉल इट अ डेस्टिनीज चाइल्ड। नीरज व्यास है, सब टीवी के जो चैनल हेड है। हम लोग की 2-3 शो की बात कर रहे थे, मैं, आतिश, नीरज जी की, हमारी 2-3 बातें चल रही थी। 3 सब्जेक्ट उनको नैरेट कर चुके, उसमें से एक चूज करना था। तो एक दिन उनका लेट नाइट 10:30-11 को फ़ोन आया। बाय द वे एक चीज बोलूं, हाँ हाँ, नीरज व्यास हमारा पॉडकास्ट बखूबी देखते हैं, मैसेज भी करते अरे हैं वाह मुझे, वाह हाँ? वाह। तो वो डायरेक्ट देखने वाले हैं, बताइए। हाँ। अरे बिल्कुल, बात उनको तो मालूम ही है, हमें बहुत वो मज़ेदार बात, उनको खास देखना चाहिए। तो उनका मुझे 10:30 को एक बार फ़ोन आया, मैं डिनर कर रहा था। जेडी, व्हाट डू यू थिंक ऑफ वागले की दुनिया? तो मैंने बोला अरे कल बताता हूँ। मैंने दूसरे दिन उषा लक्ष्मण जी, आर के लक्ष्मण जी की डॉटर इन लॉ है, उनको फ़ोन किया। तो बोली जेडी मैं आपको ही याद कर रही थी। बोला क्यों? बोले पहले आप बताओ क्यों फ़ोन किया? बोला आप क्यों याद करते हो? बोले वागले की दुनिया। बोला क्या है वागले की दुनिया में? तो कहने लगी कि मेरे पास 18 एपिसोड है। हम लोग लॉकडाउन से जस्ट निकले थे, तो लॉकडाउन से निकलने के बाद क्या था ना, बहुत सारी जो लोगों के पास कुछ कंटेंट थी ना, वो लॉकडाउन में सब कहीं ना कहीं उसको लगाने के लिए बहुत आतुर थे कि हाँ ये लोगों तक पहुँचे, और काम ही नहीं बंद था तो कुछ अपॉर्चुनिटी भी मिल रही थी लोगों को। तो बोला उस समय जेडी आपने क्यों फ़ोन किया? बोला ये वागले की दुनिया के लिए ही किया है, पर ये 18 पुराने एपिसोड भूल जाते हैं, नया सोचते हैं। शी सेड हाउ? आई सेड वो मैं मिल के बताता हूँ, आर यू रेडी? तो बोलती हाँ वॉट एवर यू से। मतलब मैं बात करूँ, कमिटमेंट दूँ, अपने पास है राइट्स, ये वो सब। शी सेड आई सेड सेंड मी अ मेल। मेल आया, आई मेट नीरज व्यास ने बोला डन। आई टोल्ड आतिश से हमणा शाम को मिले हम, मैं और आतिश 5 बजे। आतिश वॉट रेडी विथ 3 सब्जेक्ट्स, 3 स्टोरी, 1-2 मैंने डाली। सुमित राघवन को फोन किया। सुमित को हमने वो 2-3 सब्जेक्ट बोला ना जो नीरज जी से बात चलती, वो नरेट किए थे। हमने सुमित को बुलाया, सुमित को फोन पे बोल वो 2-3 छोड़, और ऊपर एक वागले की दुनिया। ही सेड वागले की दुनिया। विद इन नो टाइम द टीजर वाज आउट। मैंने मेरी जिंदगी में इतना फास्टेस्ट अप्रूव्ड शो और टीजर कभी नहीं देखा। आप लोग ने सुमित राघवन को ही क्यों चुना? कोई थॉट प्रोसेस था कि वो स्पॉन्टेनियसली सबके जहन में वही नाम था? सबके मन में स्पॉन्टेनियसली वही नाम था। और सुमित का क्या है ना, सुमित एक ऐसा चेहरा है, देखो एक आज के कॉमन मैन की बात थी, वागले इज अ कॉमन मैन। कॉमन मैन का मतलब क्या होता है? ऐसा कि वो सब, इज अ बॉय नेक्स्ट डोर, वो सबको अच्छा लगता है, पसंद आ जाता है, सब उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। सुमित राघवन में एक वो बात अपने आप एक नेचुरली है। तो हमने सुमित के साथ बहुत काम किया है, जैसे साराभाई से साराभाई में साहिल थे वो। तो अब देखिए साहिल में बाकी सब, साराभाई में आपको थोड़े थोड़े सब में कुछ कोआ के, और साहिल वॉज वन, वो सबको बैलेंस करके चलता था। तो सुमित राघवन में ना वो इनहेरेंट क्वालिटी है, और अद्भुत एक्टर है, व्हाट अ टैलेंटेड एक्टर इज। तो इसके बियॉन्ड देखना ही नहीं था, सोचना ही नहीं था, इसलिए सुमित राघवन। और जब अंजन जी और भारती जी द ओरिजिनल्स ओजीज आए, आप लोगों ने ब्लेंड किया, राइट? हाँ। सुमित राघवन, प्रणीति, अंजन जी, भारती जी, जब ये लोग सब आपके सामने आए डे 1, आपने इतने सारे शोज किए, पर मेरे जहन में मैं देख रहा हूं आपकी आंखों में वो बचपन आ गया ऐसे, यू गॉट द ट्विंकल इन योर आई। पहली चीज आपने अंजन जी और भारती जी को क्या कहा? अंजन जी वॉज इन चंडीगढ़ के शूट कर रहे थे, मैंने फ़ोन किया तो अंजन जी हैड अ डाउट इन माइंड कि आप ये रिक्रिएट कर पाओगे। आई सेड सर ट्रस्ट अस,
हम हमारी जान लगा देंगे। क्यों? एक तो दूसरे किसी की प्रॉपर्टी लेनी है, आर.के. लक्ष्मण साहब की, वागले उन्होंने क्रिएट किया था। कुंदन शाह साहब, लेट कुंदन शाह साहब ने डायरेक्ट किया था। किसी का ये प्रोग्राम लेना तो आपकी ज़िम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, पर हमने जितना काम किया था हम श्योर थे, अरे क्या बात है, मज़ेदार काम किया है। फिर जब उनको सुनाया, उनको ये भी बोला था कि सर वागले तो आप ही रहे और आप ही रहेंगे, आपको वागले यू नो इमॉर्टल कर दिया आपने वागले को। यहाँ पे ये जो कहानी का फ्रंट जो फेस रहेगा पहले, वो आपका बेटा रहेगा। बिकॉज आज के कॉमन मैन की बात है ना, आज के मिडिल क्लास की बात है, तो वो तो जॉब पे, अंजन जी तो रिटायर हो गए, तो कॉमन मैन का हम किरदार पकड़े तो कहाँ से पकड़ेंगे, जो भाई उस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, लिमिटेड इनकम, फिर भी पूरे परिवार को संभाल के कैसे रहने का, वो बात वाला कॉमन मैन। तो वी सेड सर वी विल हैव टू टेक योर सन्स जर्नी अहेड एंड यू विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट, बट ये जर्नी वो करेगा। तो he said, अच्छा क्या बात है, सुनाई 2-3-4 गाने, जेडी आई एम विथ यू ऑल। वो पोजेसिव नहीं हुए थे कि यार मैं वागले हूँ, ओरिजिनल हूँ और यहाँ सुमीत लीड लेगा, नहीं, कहीं तो क्यों- उनको होगा कि यार अरे ये तो मैं था मेन एक टाइम पे। देखिए क्या है कि अंजन जी बहुत ही समझदार कलाकार है, और जो कलाकार को ये मालूम होता है ना कि वक्त के साथ क्या चीज़ें बदलती है। ही वागले हैपनिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम, ही प्लेइंग श्रीनिवास वागले इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उनको पता है कि उनका इंपॉर्टेंस कभी कम नहीं है, लेंथ का प्रॉब्लम था, उनके इंपॉर्टेंस का नहीं था। और जब 26 दिन का शो कर रहे हो तो 30 दिन काम करने वाली उम्र हम भी नहीं चाहते थे कि वो उस तरह आज भी, लेकिन काम तो कड़क करते। इप्टा में शोज देखिए, आप लाइव थिएटर देखिए, पृथ्वी थिएटर में आप दंग रह जाएंगे उनकी एनर्जी को देखते हुए, वो अपनी हेल्थ को मैनेज करके किस तरह काम करते हैं। पर ही न्यू इट कि यार ये बहुत अच्छी तरह से बनेगा, ऐसे बनेगा, उसी का मजा है। तो एक कलाकार को पता होता है, और सेंसिबल कलाकार को बिल्कुल पता होता है कि इसमें मैं सेंटर स्टेज देखने जाऊंगा तो नहीं होगा, अच्छा कैसे बने ये देखना है। एंड दैट्स व्हाई इट्स अ टीम वर्क एंड वी ऑल कलेक्टिवली। पहला ही एपिसोड देख लो, माँ बाप को घर पे लाता है, जो कोविड में बहुत हुआ था लोगों को कि अब माँ बाप दूर रहते हैं और बच्चों ने अपने माँ बाप को अपने नज़दीक बुला लिया था। वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई एंड ही न्यू। तीसरे एपिसोड की कहानी देखो अंजन जी पे, तो ही न्यू इज इम्पॉर्टेंस, भारती जी न्यू हर इम्पॉर्टेंस, और हमको पता था कि हम एक फैमिली शो क्रिएट कर रहे हैं। पर आज का मिडिल क्लास कॉमन मैन सुमित राघवन। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी कैंडिड जेडी भाई, इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। शोज आज के ज़माने में आते हैं चले आते हैं, आते हैं चले आते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट जो भी देख रहा है, मुझे आधे टाइम शक्ल भी नहीं याद रहते, बराबर। विद ड्यू रिस्पेक्ट। हाँ, शो के नाम भी नहीं याद रहते हैं, कौन आता है कौन जाता है। एक शो को 1000 एपिसोड सस्टेन करना क्यों हो रहा है ये? क्योंकि इसमें वो सिंप्लिसिटी है जो अदर शोज में नहीं है। एंड नंबर 2, क्यों शोज नहीं चल रहे आज के ज़माने में? लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, क्यों? ये दोनों का जवाब शायद एक जवाब में ही आ जाए। आज जिस तरह के शोज हैं, लुक वाइज, जैसे आपने कहा कि कभी कभार नाम भी याद नहीं रहते या चेहरे भी याद नहीं रहते, बिकॉज मोस्ट पीपल आर ट्राइंग टू रिपीट द फॉर्मूला विच इज़ वर्किंग। और एक शो किसी चैनल पे चलता है तो उसके आसपास और 2-3 बन जाते हैं। लव स्टोरी चलती है, शादी 20-21-22 साल की उम्र के लड़के लड़कियों की हो जाती है, या तो वो अगर यहाँ इस शो ने अच्छा किया तो दूसरी चैनल सोचेगी ऐसा हमको भी कुछ बनाना चाहिए, क्योंकि उनके पास ऐसा नहीं कि एक ही स्लॉट है, उनके पास भी 7-8 स्लॉट रहते हैं ना, 6:30 से लेकर 10 बजे, तो दे वुड नॉट माइंड। एंड इफ दिस इज वर्किंग ऑन अदर चैनल, व्हाई नॉट वी ऑल्सो ऑफर आवर व्यूअर्स समथिंग लाइक दैट। ये कोई बुरी बात नहीं है, पर उसको बहुत अच्छी तरह यूनिक तरीके से रेप्लिकेट करके या तो अपना ओरिजिनल सोच के दे पाना, ये क्रैक करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। अब मैं आऊँ वागले पर, तो वागले का क्या है कि अपने आप में इट्स सच अ बिग डिफरेंशिएटर कि आप इसको ऐसा लगता है कि स्लाइस ऑफ लाइफ, बट दैट स्लाइस वी हैव टेकन फ्रॉम योर फैमिली, या आपके लिए वागले एक दोस्त भी है, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड जिसको बोलते हैं, कि आप कुछ देख रहे हैं, आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, अपने बच्चे के किसी मैटर को कैसे एड्रेस करें, तो आप वागले देखोगे ना तो कभी कभार उसमें से आपको सोल्यूशन मिल जाता है। आपको कुछ सिचुएशन में आप फंसे हैं, आपको हंसते हंसते उस सिचुएशन का रास्ता मिल जाता है। बिकॉज क्यों? ये एकदम आपकी ज़िंदगी में से
आपकी ज़िंदगी और आप लोगों के लिए बनाया हुआ शो। दूसरा वागले की फ़िलॉसफ़ी, ये उम्मीद से भरा शो है। वी ऑलवेज़ थॉट कि कोविड के बाद ना ये पहला शो था और अभी पहला शो जिसने 1000 एपिसोड कंप्लीट किए। तो कोविड में बहुत मायूसी छा गई थी एंड वी फेल्ट कि मिडिल क्लास इज़ थिंकिंग कि यार सबके सेविंग्स भी चले गए, ऑलमोस्ट सब जो बचाए हुए थे सब बर्बाद हो गए लोग। बर्बाद हो गए, कुछ लोग चले गए। तो एक बहुत बड़ी मायूसी थी। हम लोग नहीं यार, लेट्स गिव देम होप, उम्मीद लेते हैं। उम्मीद लाने का मतलब क्या था कि यार देखो चैलेंजेस सबको है, इनकम लिमिटेड है और नीड्स तो ठीक, वांट्स ज़्यादा है। आजकल मॉल खुल गए हैं, ये है, ऑनलाइन इतना मिलता है, तो यू सब इतना ल्यूक्रेटिव होता है कि आपको थोड़ा बेटर लाइफस्टाइल देना चाहते हो यार अपने बच्चों को, फैमिली को, और उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी उसको ढूंढना पड़ता है कि पहले हम जो कमाते थे आज उससे ज़्यादा कमा भी लेते हैं, पर इसी में ये सब चीज़ों को संभालने में वो इनकम खर्च हो जाती है। तो देखना यही है कि इन सारे माहौल में खुश कैसे रहते हैं। फैमिली साथ में, दोस्त साथ में, हम पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं तो लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। आई ऑलवेज लुक एट इट लाइक दैट। अच्छी चीज़ों को आप उठाओगे, उनका ग्रुप बनाओगे तो ज़िंदगी आपको बेहतरीन लगेगी। तो वो वाला हमने सुर पकड़ा वागले का, पॉजिटिविटी, होप। और देखिए वैसी ही बातें होती रहती हर चैलेंजेस में। राजेश वागले एंड पूरा परिवार उसको बहुत बखूबी पार निकालता है। ये लोगों के साथ जुड़ गया। जबकि दूसरी सीरियल्स अगर मैं देखूं तो बहुत ड्रामा पे जाते हैं, और वो ऐसा भी ड्रामा होता है थोड़ा लार्जर देन लाइफ होता है। वो कभी कभार आपको रिलेट भी आप नहीं करते हो, उसमें बहुत रोना धोना भी आ जाता है। तो मुझे लगता है कि वागले वॉज अ बिग डिफरेंशिएटर आफ्टर कोविड टू मेक पीपल हैप्पियर। इसलिए वागले की दुनिया आज चल रहा है। और दूसरा जो मैं पहले भी कह चुका, शायद बार बार 2-3-4 बार आएगा, कि कहानियों का संग्रह है। लोगों को कहानियाँ बहुत पसंद आती है। किरदार एक बार जुड़ जाता है ना आपका, आप टीवी में किरदारों से जुड़ने लगते हो ना, फिर वो एक अच्छी कहानी कहना आपको बहुत मजा आएगा। तो कहानी में ऐसी ऐसी लाते हैं ना जो आपको कहीं कोई शो हिंदुस्तान में जाना दो वर्ल्ड में नहीं मिलेगी। जो इसका असॉर्टमेंट है, ये असॉर्टमेंट आपको वर्ल्ड में किसी भी चैनल पे कोई भी शो में नहीं मिल सकता है। आपने टीवी सदस्यों, एक्टर्स के लिए बहुत सारे इश्यूज सॉल्व किए। जेडी भाई, क्योंकि आप एक वॉइस हो और मैं जानता हूं कि आप सच्चाई से बातें करते हो, योर हार्ट इज प्योर एंड यू हैव अ ग्रेट रेप्यूटेशन। जब हम देखते हैं प्रोड्यूसर और एक्टर्स के बीच में लड़ाई झगड़ा, और ये लगातार हम लोग सुनते हैं, आई माइट इवन टेक द नेम, जैसे राजन शाही सर के साथ शहजादा जो चल रहा है या चल रहा था, कौन सही कौन गलत वो मुझे नहीं मालूम, ये क्यों हो रहा है? एक टाइम पे मैं सुनता था कि एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स फैमिली जैसे थे, रहते थे, भाईचारा था, ये सब था, और अब हर 2 दिन कुछ ना कुछ बवाल मचता है। ऐसा क्यों हो रहा है? सिद्धार्थ, मैं एक बात बोलूं कि आज भी एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स में बहुत बड़ा भाईचारा है। पहले भी छोटे मोटे डिफरेंसेस होते थे, क्या है ना, तब सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। आज क्या हो जाता ना, एक छोटा इश्यू आ जाता ना, प्रोड्यूसर नहीं, ये मेरे को, मैं किसी की तरफ किसी की तरफ बायस नहीं हूँ, एक्टर इमीडिएटली ना सोशल मीडिया पे कुछ डाल देता है। मीडिया जो बाकी भी है वो भी रुके ही है कि कुछ खबर मिल जाए, उसको वो ना सिचुएशन से ज़्यादा ब्लॉक कर देती है। ऐसा कोई घर दिखा दो जहाँ किसी का, प्रोड्यूसर को मैं माँ या बाप की जगह पर रख दूँ और एक्टर को बेटे की जगह पर या बेटी की जगह पर रख दूँ, डिफरेंसेस नहीं होते। अरे बेटे घर छोड़ के चले जाते, कितने दिन के लिए वापस आ जाते, माँ बाप रूठे हैं, बात बड़ी से बड़ी ये सॉल्व हो ही जाता है। बात तब आती है जब किसी एक पक्ष में, एक ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ किसी एक की साइड ले रहा हूँ, किसी एक पक्ष की ओर से अनरीजनेबल चीज़ें हो जाती है, तब प्रॉब्लम होता है। पर मेरा एक थंब रूल है, ऐसा क्या मेरे वहाँ आर्टिस्टों की इश्यू नहीं होते, अभी चल रहा है। मैं खुद पर्सनली बैठता हूँ, इन्वॉल्व होता हूँ, 3-3, 4-4 घंटे, क्या 3-3, 4-4 महीने देता हूँ उस सिचुएशंस को, पर आई सी टू इट दैट मैं उस लॉजिकल लेवल पे लाऊं। क्या होना चाहिए, सबको पहले ये सोचना है, एक शो चलता है ना, उस शो के ऊपर कोई नहीं है, कुछ नहीं है। शो है तो हम सब है। क्यों? उसमें 150 लोगों की एक यूनिटी, एक टीम जुड़ी हुई है। नो ग्रेट बायोग्राफी इज एवर रिटन विदाउट सेक्रीफाइसेस, बी इट एक्टर और बी इट प्रोड्यूसर। मैं हमेशा मेरे प्रोड्यूसर मित्रों को ये भी बोलता हूँ, बड़ा दिल रखो, एक्टर है, छोटी मोटी बातें जाने दो,
मुझे नहीं लगता कोई भी प्रोड्यूसर ऐसा चाहता भी होगा कि सोचता भी होगा कि जो एक्टर इतने टाइम से उसके वहाँ है, इतना मस्त माहौल बैठ गया है, फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया है, उसको उस डिज़ाइन को डिस्टर्ब करे। क्योंकि एक एक्टर को कास्ट करने के लिए एक प्रोड्यूसर बहुत सारा वक्त इन्वेस्ट करता है, कितने सारे ऑडिशंस करता है, कितने सारे उसमें से शॉर्ट लिस्ट करने की बाद एक प्रोसेस होती है, कितना वक्त जाता है, फिर उसकी लुक टेस्ट करता है, फिर वो एक्टर जब सेट पे आता है तो उसके किरदार को बनाने के लिए उस पर थोड़ा वर्कशॉप होता है। स्टार्टिंग में बहुत वक्त जाता है एक एक्टर को कैरेक्टर में प्रॉपरली ढालने में। तो वो कौन प्रोड्यूसर चाहेगा कि आज वो प्रोड्यूसर को सडनली एक एक्टर को विदाउट कोई रीज़न या कोई छोटी मोटी बात पे निकाल दे। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमेशा ये बात मिलकर और दोनों पक्षों को, दो इंडिविजुअल की बात तो है ही नहीं, किसी केस की बात नहीं कर रहे, दो पक्षों को हमेशा ये सोचना चाहिए कि कैसे हम इसको मिलजुल कर ये शो को, इस टीम को आगे ले जाए। तो हमेशा ये रवैया मेरे प्रोडक्शन में रहा। मैं IFTPC का चेयरमैन हूँ, डिस्प्यूट कमेटी का चेयरमैन हूँ। तो जहाँ कितने भी वहाँ डिस्प्यूट्स आए, हमेशा मेरा ये रहा कि भाई मैं दोनों पक्षों को यही कहता हूँ कि थोड़ा तो बड़ा सोचना पड़ेगा, जाने देना पड़ेगा, तो ही ये मसला जो है वो हल होकर हम ऐसी जगह आएंगे जहाँ विनिंग कॉम्बिनेशन हो जाए। जैसे तारक मेहता के टाइम पे भी, जो अभी भी चल रही है, एक टाइम था तो बैक टू बैक एक्टर्स आके कुछ बोल रहे थे असित मोदी के खिलाफ, एंड असित जी कुछ बोल रहे थे, यहाँ पे राजन जी कुछ बोल रहे हैं, एक्टर कुछ बोल रहा है। बाहर से जो लोग देखते हैं उनको लगता है क्या हो रहा है टीवी इंडस्ट्री में, यू नो व्हाट आई मीन। क्या आपको नहीं लगता कि आप एक जेन्युइन एक सिचुएशन क्रिएट करें जहाँ पे बाहर के लोग को लगे नहीं यार, टीवी इंडस्ट्री इज अ ब्यूटीफुल प्लेस टू वर्क इन, क्योंकि मैसेजिंग बहुत गलत जा रहा है बाहर। व्हाट डू यू थिंक? आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई किसी भी इंडस्ट्री के लिए जब मैसेजिंग बाहर जाती है तो पूरी एक केस नहीं होता है, पूरी इंडस्ट्री के लिए वो लोगों को ऐसा लगने लगता है कि इनकी इंडस्ट्री में ऐसा होता है। पर आज मैंने पहले कहा ना कि जो सोशल मीडिया है, जो मीडिया है, वो भी थोड़ा इसमें रोल प्ले करता है, क्योंकि वो भी उन खबरों को इस तरह थोड़ा बड़ा चढ़ाकर स्पाइसी बन के कैप्शन करता है ताकि उनका भी अटेंशन लोग, उनकी भी वेबसाइट है, उनकी भी हेडलाइन पढ़े, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ, तो उसकी वजह से भी जाता है। और दूसरा देखिए, जितना बड़ा आप देखिए ये कारोबार है मीडिया का, उसमें एक आध दो ऐसे इंसिडेंट हुए हैं तो उससे ऐसा नहीं हो जाता कि कोई भी एक पक्ष सही है गलत है, या कोई भी इंडस्ट्री में ये इंडस्ट्री में ऐसे ही होता है। वो मसलों का हल भी निकल जाता है। और आगे चल के काफ़ी बार मैंने देखा है कि इस इंडस्ट्री में देयर आर नो परमानेंट एनिमीज एंड नो परमानेंट फ्रेंड्स। लोगों को आप देख लीजिए, बड़े बड़े स्टार्स देख लीजिए, जिनकी सरनेम देख लीजिए, वो एक साथ उन्होंने हाथ मिल के काम किया भी है और उनके भी बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई है। काफ़ी ऐसे दिग्दर्शक और कलाकारों के बीच में प्रॉब्लम हुई होगी, साथ में मिलके काम हुआ है। ये इंडस्ट्री का ये भी बहुत बड़प्पन है कि ये डिफरेंसेस को थोड़ी वक्त में भूल के आगे साथ मिलके काम भी करते हैं। क्या टीवी सेट्स टॉक्सिक हो चुके हैं काम करने के लिए? आई वुड से जिस तरह का वॉल्यूम है, थोड़े बहुत हुए हैं। क्योंकि आप पहले क्या था, वीकली के बाद मंडे टू थर्सडे था, मंडे टू फ्राइडे हुआ, मंडे टू सैटरडे, कुछ चल पे मंडे टू संडे, 3 राउंड द क्लॉक। तो वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है। अब जब वॉल्यूम बढ़ गया है इतना सारा, इतना आसान तो है नहीं। पहले एक एपिसोड को बनाने में एक हफ्ते में भी ये वागले की दुनिया की अगर बात करें हम, तो वागले की दुनिया को ऑलमोस्ट एक हफ्ता लग जाता था एक एपिसोड बनाने में। RK लक्ष्मण जी लिखते थे, सेट पे बैठते थे, फिर वही बदल देते थे जो अंजन जी से हमने सुना है, और फिर नहीं इसको ऐसा करते हैं, फिर एडिट में देखते थे, मुझे ये मज़ा नहीं आया है, ये वापस करते हैं। अब हम 6 दिन में 6 एपिसोड बनाते। आप सोचिए, हमारे वहाँ एक दूसरी बड़ी बात जो हेड्स ऑफ प्रोडक्शन की आपको कहीं मेंशन करनी चाहिए, सिद्धार्थ, कोई भी शो है मेरा, महीने में मिनिमम 4 छुट्टी होती ही है। मैं सिर्फ 26 दिन शूट करता हूँ, चाहे आप 2 यूनिट लगाओ, चाहे 3 यूनिट लगाओ, चाहे 4 लगाओ, काम खत्म करो। वर्कर्स को, कलाकारों को ये आपको छुट्टियां देनी है। ये क्या होता है, जब वॉल्यूम बढ़ जाता है ना, तब जब आप ये नहीं कर पाते हो ना,
तो फिर हर तरह का फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगता है, स्ट्रेस बढ़ने लगता है, वर्किंग आवर्स भी हमारे वहाँ रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। ये बाहर जहाँ बढ़ जाता है ना, वहाँ फिर टॉक्सिक होने लगता है। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि हमको इस तरह से माहौल को बचाए रखना मैं चाहिए। बहुत सारे टीवी के सितारों से बात करता हूँ तो कहते हैं कि हम लोग को बुला देते हैं सेट पे, वेट करवाते हैं, हम बैठे रहते हैं, फिर शॉट बाद में आता है। ये सारी कहानियाँ वो जायज़ है बोलने के लिए? ये जायज़ नहीं है। देखिए, अगर आपको बुलाया है, आप पर डे एक्टर हो, आपने ऐसा तो किया नहीं, आप पर डे पेमेंट भी लेते हो, वो भी तो आपको पूरा दिया जाता है। अब किसी को शौक नहीं होता है कि एक एक्टर को बुला के रखे, क्यों? वो एक एक्टर सुबह से आके बैठेगा तो चाय तो मांगेगा, मेकअप करेगा, पानी मांगेगा, एसी चलेगा उसके मेकअप रूम का, और वो 4 बार पूछेगा, ये मेरा क्यों नहीं आया? बाहर आके कुछ और करेगा, दो दूसरे आर्टिस्ट से गप्पे लड़ेगा, लंच के बाद आएगा तो खाना खाएगा। ये खाना खाने में प्रॉब्लम नहीं होता है, एक स्पॉट बॉय बिजी हो जाएगा। कौन चाहेगा? कोई नहीं चाहता है। क्या होता है, एक माहौल चल रहा है और उसको लगता है जिस स्केड्यूल जिस तरह जा रहा है, वहाँ डायरेक्टर ने कुछ बदला या सिचुएशन के मुताबिक कुछ बदलाव आया, वो किसी के हाथ में नहीं होता है। एंड एवरीबडी इज सपोज टू डिलीवर ऑन टाइम। तो उसके लिए वो क्या सोचेंगे कि सारे रिसोर्सेज रखता हूँ, मैं कहीं डिले ना हो जाए। क्यों? आप सोचोगे ना, आज देखिए पेनल्टी लग जाती है लेट डिलीवरीज की, जिनकी कट टू कट सिचुएशन होती है एपिसोड डिलीवरी की, हमारी तरह नहीं होता है। हमारा तो बहुत अच्छा बैंक चल रहा है थोड़ा मैं अपने बारे में बोल भी लेता हूँ, पर क्योंकि मेहनत करी। अरे ऑफ कोर्स, और मैं तो मानता हूँ कि इसी मॉडल पे इंडस्ट्री को चलना चाहिए, बैंक बना के। तो जो आपका वो प्रश्न था कि आर्टिस्ट को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, कि कोई नहीं चाहता है कि कलाकार को आके बिठा करे, क्योंकि वो प्रोड्यूसर और उसकी पूरी टीम के लिए सिरबच्ची है। मैंने 30 इयर्स कंप्लीट किए इंडियन एंटरटेनमेंट बिजनेस में, और एक चीज ने मुझे हमेशा इंस्पायर की है, आगे बढ़ाया है, वो है मेरे अंदर के अंगार ने। माय अंगार मर्चेंडाइज इज आउट। जी हाँ, ये है मेरा अंगार टी शर्ट, अंगार बैग्स, अंगार मग्स, और साथ में जो भी लाइनें मैं बोलता हूं दिल से मेरे पॉडकास्ट में, मेरे चैट शो में, वो सारी लाइनें होंगी मेरी टी शर्ट्स, हुडीज, जंपर्स में, एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। माय अंगार मर्चेंडाइज इज ऑल योर्स। अंगार खरीदिए और अंगार मचाइए। आप ऑब्वियसली इंडियन फिल्म एंड टीवी प्रोड्यूसर्स काउंसिल के चेयरमैन हो। जब ये राजन शाही और उनके एक्टर्स के बीच में प्रॉब्लम्स हो रहे थे, तारक मेहता की टीम के बीच में प्रॉब्लम्स हो रही थी, आप कैसे सॉल्व कर रहे थे उसको? देखिए, वो एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और एक एक्टर के बीच हुआ। अगर एक्टर सिंटा में जाते हैं और सिंटा हमको अप्रोच करती है, तो हम उसकी कमेटी बिठाते हैं। पर इफ इट रिमेन्स बिटवीन द एक्टर एंड द प्रोड्यूसर ओनली, वी कैन नॉट इंटरवीन। उनका होता नहीं कि प्रोडक्शन रिलेटेड मामला हो गया, एक शो रिलेटेड मामला हो गया। अगर कोई एक्टर को पैसा नहीं मिला है, वो सिंटा में जाए। सिंटा इज आर्टिस्ट एसोसिएशन है, वो हमको चिट्ठी लिखते हैं और हम हमारे प्रोड्यूसर को बोलते हैं कि भाई इसका जवाब दो। फिर जवाब अगर सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो हम मीटिंग करवाते हैं और सामने सामने मसला सुनते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। पर ये दोनों किस्से हमारे पास नहीं आए, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और दोनों, मैं बोलता हूँ, मैं कलाकारों को कम जानता हूँ, मैं किसी के लिए बायस न कलाकारों के लिए बोलूँगा न, बिकॉज ये दोनों इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं जिनके एक एक शो आप देखो तो 14-14 साल से चल रहे हैं। तो ये इन्होंने बहुत कुछ काम किया इस इंडस्ट्री में। ये ऐसे लोग नहीं हैं जिन्होंने ये कल के बने हुए प्रोड्यूसर हैं। दे हैव सीन, बहुत धूप छाँव देखा है इन्होंने। ये छोटी सिचुएशन में ऐसा होने नहीं देंगे। पर फिर भी इंडिविजुअली मैं किसी के बारे में कमेंट, वो कलाकार भी बहुत सालों से काम कर रही थी जेनिफर, तो मैं उसके बारे में भी कुछ, या किसी और ने भी, जैसे तारक मेहता का रोल कर रहे थे शैलेश, तो उनकी भी कोई वजह रहेगी। पर मैं अभी भी मानता हूँ ये सारे निजी मामले हैं। ये क्या होना, एसोसिएशन तक नहीं आते, एसोसिएशन में कुछ बोल नहीं सकता है। सिंटा और जो रूट मैंने बताया वो होता है, तभी हमारा रोल आता है। सारा भाई वैसे सारा भाई, क्या वाकई में ये था कि जब पहली बार आया था वो चला नहीं था टीवी पे, और रीरन्स जब आए थे तब हिट हो गया? हाँ, सारा कैसे होता है उसकी भी देखो सीखने समझने वाली एक मज़ेदार बात है। इंडिया है ना, इट्स अ कंट्री ऑफ मीडियोकर पीपल।
स्पेशली द टीवी व्यूइंग, मीडियोक्रिटी मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मीडियोक्रिटी का मतलब होता है कि उनको बाकी चीज़ों से वो लाइफ में बहुत कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर लेते कि सुपर इंटेलिजेंस सिनेमा ये वो नहीं चाहते। हमको लाइट हार्टेड पूरा मिडिल क्लास कॉमन मैन, यार इतना पूरा दिन मेहनत करके आओ, गिव मी समथिंग लाइट हार्टेड, समथिंग फील विच आई कैन एसोसिएट, और गिव मी सम ड्रामा फॉर विमेन जो सोप चलती है। दे डोंट यूज देयर ब्रेन अ लॉट। अब वहाँ पे एक कॉमेडी आई, सुपर्ब कॉमेडी, जिसमें थोड़ा तो एक कुछ ऐसा था, राइटिंग कमाल का आतिश का पड़ेगा कि वोकेबुलरी का तुमको थोड़ा सा एक आपके पास वोकेबुलरी होनी ज़रूरी थी, और साथ साथ वो ऐसा डेलीज़ का ज़माना था कि एक मंडे आता था सारा भाई, तो आप आज मंडे देखें फिर आप नेक्स्ट मंडे आपको, तो लोगों को वो एक आदत नहीं बनी। शो जो लोग देखते थे वो बहुत तारीफ करते थे, क्या शो बनाया आपने, बाप रे क्या कमाल का। अच्छा, उन दिनों रिपीट की भी बहुत गुंजाइश नहीं होती थी कि चलो आज OTT प्लेटफॉर्म पे आ जाता है, जो सोनी लिव है उस पर सोनी के शो, स्टार का हॉटस्टार पे, और जी का जी5 वहाँ मिल जाए, वहाँ तो वो गुंजाइश भी नहीं थी। तो उनको अब रिपीट कहाँ देखे, तो मंडे के बाद नेक्स्ट मंडे लिए रुके हुए थे। अब क्या हुआ, जब लाइफ ओके पे इन्होंने एक रिपीट स्ट्रिप चलाई, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे लोग पागल हो गए। फिर तो रोज देखने मिला, और वो बार बार चलाते गए, तो बार बार चलाते गए, और तब तक में यूट्यूब आ गया था 5-4 साल में। और यूट्यूब पे आप लोगों ने जो यूट्यूब को थोड़ा एकदम पॉपुलर करना शुरू किया था, एंड यूट्यूब पे वो तब हॉटस्टार नहीं था, उन्होंने रखा नहीं था कोई रिस्ट्रिक्शन, तो यूट्यूब पे लोग देखने लगे, तो इट बिकेम अ माइलस्टोन, क्योंकि लोगों को तब पता चला कि ये सारा भाई वर्सेस सारा भाई है क्या। आपको बोलूँ मैं, कुछ तो वो जो लिस्टिंग निकलती थी शोज की, कॉमेडी बेस्ट कॉमेडी शोज अक्रॉस इंडिया में देखे जाने वाले टॉप, उसमें हम फ्रेंड्स के और अब्रॉड के बड़े बड़े शोज के ऊपर बैठते थे, खिचड़ी और सारा भाई को लेकर। वो रैंकिंग जो बनता था कि सारा भाई सब ऐसे शोज के ऊपर बैठता था, तो ऐसा लगता था कि हमने यार क्या क्रिएट किया है। यानी आई एम नॉट टेकिंग दैट कि हमने क्या, हम बहुत खुश होते थे कि वो नहीं चला। मैंने बोला हर चीज़ में एक स्टोरी होनी चाहिए। अब देखो सारा भाई की जर्नी कैसी हुई कि पहली सीजन में जो नहीं चलने वाला आज स्टिल बीइंग रेटेड एज द टॉप कॉमेडी शो ऑफ इंडिया। एक अपनी जर्नी है, एंड वेरी हैप्पी फॉर दैट। अनुपमा की रूपाली गांधी जो आपने क्या रोल दिया था उनको इन सारा भाई वर्सेस सारा भाई, शी डिड अ डैम गुड जॉब। अब ऑब्वियसली वो रिवैम्प होके आई है अनुपमा, प्रोबेबली द बिगेस्ट टीवी स्टार राइट नाउ, प्रोबेबली। ओपिनियन डिफर हो सकता है, बट एनीवेज क्या टच में उनके साथ? हाँ, अरे रूपाली तो रेगुलर टच में, बिजी बहुत वो है, बिजी मैं हूँ, हम सब बिजी हैं, पर मौका मिलते, अभी एक थोड़े दिन पहले की बात बोल रहा हूँ मैं, अभी मेरे घर पे शिफ्ट हुआ, नए घर पे शिफ्ट हुआ, तो मैं जस्ट ऐसे गेट में गाड़ी लेके खड़ा था, और सिक्योरिटी पास में ही सिक्योरिटी वाले की कैबिन है, तो मैं किसी को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा था, क्योंकि मेरे घर पे पूजा थी दूसरे दिन, तो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, और बाजू में से सड़क पे से गाड़ी थोड़ी अंदर आके रुकती है, और एक आवाज़ दे के पीछे से भाग के ऐसे गले पीछे से लपट लेती है। तो बोला कौन? रूपाली है तू इधर? अरे मैं, रूपाली बोलती है मुझे, मैं देख रही हूँ दाढ़ी वाला हैंडसम है कौन, पता चला जेडी भाई है। सड़क पे गाड़ी रोक के भाग कर आई। वैसी है रूपाली कितनी भी बड़ी स्टार, बहुत बड़ी स्टार है। उसके बर्थडे पे भी हम लोग साथ में थे, हम सारा भाई की कोई भी बातें करते हो साथ में हो जाते हैं, एंड वी आर जस्ट अ फोन कॉल। मेरे घर पे मेरा एक डॉग है खिचू, उसका छोटा सा भी इश्यू हो तो मेरी बेटी मिश्री, रूपाली इज ऑलवेज अ फोन कॉल है मेरे, वो डॉग के लिए बोला रूपाली ये करना है, सारा गाइडेंस रूपाली देती। रूपाली इज अ जैम। वो मुझे अंकल बुलाती है, मैं उसको आंटी बुलाता हूँ, और वी लव हर लाइक एनीथिंग। तो रूपाली का स्टारडम है, ज़रूर है, बहुत बड़ी स्टार है आज के दिन में, पर रूपाली ऐसी है, रूपाली ने कभी अपने स्टारडम को, हाँ जो उसको एटीट्यूड दिखाएंगे उसको रूपाली कैपेबल एटीट्यूड दिखाने की, एंड दैट्स जस्टिफाइड। व्हाई नॉट? बट रूपाली, व्हाई नॉट? बट शी इज एन अनबिलीवेबल एक्ट्रेस, अ वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस, अनबिलीवेबल ह्यूमन बीइंग। जो डॉग्स का, मैं आपको सीधे एक बात बोलता हूँ, मुझे बराबर याद है, ये ना उसको कर्मा ने वापस दिया है, ट्रस्ट मी। मुझे याद है फिल्म सिटी में ना डॉग्स ऐसे ही डॉग्स बहुत थे, उनका
कोविड के टाइम कोई ध्यान रखने वाला इनिशियली कोई था नहीं, कोई सडनली शूट बंद हो गया, ये वो अनुपमा का शूट तुरंत बंद हो गया था। शी यूज्ड टू कॉल मी रेगुलरली, जेडी भाई मुझे किसी भी तरह यहाँ पहुँचा दो, मुझे फिल्म सिटी में कुत्तों ये डॉग्स को खाना खिलाना, जेडी भाई देखो, और कहीं फंड ये वो कहीं से भी जुगाड़ करके मैनेज कर दी थी। ये जो रूपाली करती है ना, आप फोन कर दो, कोई कहीं पे कुत्ता कोई एक्सीडेंट से इंजर्ड हुआ है, इफ यू रीच आउट टू रूपाली, दैट डॉग विल बी हेल्प्ड। ये तो बाकी हमारी दोस्ती ये सब बाजू है, पर वन थिंग आई ऑलवेज, यानी मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे कोई फ़ोन करे कुछ डॉग की, रूपाली इज ऑलवेज बीन देयर विद देम। सो बड़ी बात है ये। सतीश शाह, रत्ना पाठक शाह, राजेश, हाय हाँ, रूपाली, सुमित। हाँ, ये बिहाइंड द सीन कोई पुराना एनेक्डोट याद है कि जो आप कभी नहीं भूल सकते, जो हुआ था बिहाइंड द सीन, आपने कहा यार थैंक गॉड मैं इनके साथ हूं? बहुत सारे थे, एक कहानी किसी को नहीं मालूम है, वो मैं बताऊँ, शायद अरे। कहीं कहीं बोली। मजा आ गया, बोलो आप। जब साराभाई शुरू हो रहा था, मुझे लगा ना साराभाई इज अ डेस्टिनीज चाइल्ड। हमने कांदिवली में एक सेट का स्टूडियो बनाया था, और सब सेट काम शुरू हो गया था। वहाँ उमंग कुमार सेट, फ्लोर मेजरमेंट, 1-1.5 महीने के सर्च के बाद वहाँ एक सेट बना था, लोकेशन मिला था, नया था। तो और अपनी शूटिंग की डेट, लॉन्च डेट सब तय हो चुकी थी। एंड सडनली वहाँ जो मेरा मैनेजर था उसका मुझे फ़ोन आता है, सर रोते, क्या हुआ सर कोई अपनी बधी ईंट ने रेती ने बधु लाई गयू। बोला क्या बोल रहा है, क्या बोलता है, अपने बार जो ईंट रेती सब रखा था स्टूडियो के बाहर लिए। तो बोला हाँ ठीक है, पर उसमें रो क्यों रहा है, दूसरा मंगवा। नहीं सर बधु बंद कर दी। तू समझ, बोले तू पिया है, वो पीता था, तो सुबह पी के आया आज? ना सर, रो रहा। क्या बात है यार, जाने दे। मैं गया तो मैंने देखा कि सब कुछ कोई क्यों चोरी नहीं किया था, बकायदा कोई ले गया था, और मना कर गया बंद करो काम इधर। तो काम क्यों बंद कर, चोर चोरी करके जाएगा, काम बंद करने को क्यों बोलेगा यार। तो मैंने 1-2 दिन आई ट्राई टू, देन मुझे पता चला कि वो जो एरिया था ना, वहाँ एक बिल्डर ने ले लिया था, तो जो कुछ चीज़ें उनका डिस्प्यूट था। तो दिस वॉज पूरा एक राउंड अगर ले लो ना, उसके बीच की कुछ प्रॉपर्टीज उसने नहीं ली थी, उनका और वो ओनर का डिस्प्यूट चला था। और जिस बंदे ने, वो जो मैंने जिसका फ्लोर लिया था, उसने मुझे ये बात नहीं बताई थी कि हमारा डिस्प्यूट चल रहा है। अब मेरा तो सेट वेट शुरू हो गया, तो अंदर काम चलना, आधा फ्लोरिंग व्लोरिंग सब हो चुका था। तो मैंने किसी भी तरह बिल्डर का, हाँ मेन वो मुझे, उसने ये बोला, मैंने गन बतावीने ले गया। बोला कोई ईंट और रेती गन दिखा के कैसे ले जाएंगे। तो बोला तू पिया है क्या? नहीं तो मैं डर गया, इसको गन दिखा के कोई कैसे ले जाएगा यार, समझ में नहीं आया। फिर मैंने 2 दिन के बाद नंबर निकाला, तो एक बिल्डर थे। तो मैं बोला भाई सर તમે આવું છે, મારો સેટ છે, મારું બધું કમિટમેન્ટ થઈ ગયું છે, હું ફસાઈ જઈશ। तो ही सेड के जो भाई, जब उनको पता चला कि मैं कौन हूँ, क्या काम करता हूँ, ये है, तो गुजराती थिएटर से मैं बहुत पॉपुलर था, तो उन्होंने कहा कि 2-3 कॉल्स हुए हमारे 3-3, 4-4 दिन के वाक़ये में, और तब तक मैं काम शुरू नहीं कर पा रहा था। तो फिर मेरी बात 2-3 बार सुनने के बाद उन्होंने कहा कि मैं एक शर्त पे तुमको देता हूँ, तुम्हारी क्राइसिस में समझता हूँ, कि जब आप जाओगे, ये फ्लोर की चाबी, जब आपका शूट ख़त्म हो जाए, शूट ख़त्म हो जाए, आप ये चाबी मेरे हाथ में दे के जाओगे। तो आई सेड दैट्स मोरलिस्टिकली सो रॉन्ग, जिससे मैंने लिया मैं तो उनको देकर जाऊँगा। तो बोलता है फिर छोड़ दो। तो बोला छोड़ दो, क्योंकि मैं ना प्रिंसिपल औलाद भी हूँ, फिर मैं भी एक बार अगर तय कर लेता हूँ तो फिर मैं किसी से नहीं डरता। और बोला नहीं फिर छोड़ दो, मैंने जगह ढूंढने की वापस, मैंने चैनल को, मैं रो पड़ा था, आई वॉज लिटरली इन टीयर्स। ये पूरा जब वाक़या हुआ तब, क्यों, मैं कमिटमेंट दे चुका था, मुझे शूट शुरू करना था, और मैं अगर नहीं पहुंच पाया तो स्टार 1 पे पहला शो बिक जाने वाला था। सारा भाई लुक एट द कास्ट, दे अनाउंस इट वाज सोल्ड। मैं यार कैसे करेंगे, 1 महीना बाकी था, सेट कब लगेगा, शूट कब करेंगे, क्या करेंगे।
एंड आई वॉज इन टच विद एक्टर्स, ये वो हमने शुरू करते 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 फिर हमको कहाँ पे ये कांजूर मार्ग में एक जगह मिली। तब तो कांजूर मार्ग वॉज वेरी डिफिकल्ट प्ले, वहाँ एक कोई माइथोलॉजी का किसी का बाजू का एक सेट वो भी बंद पड़ा था और कुछ नहीं, एसी भी नहीं थे वो फ्लोर पे, कुछ नहीं था, पावर भी इनफ नहीं, एक फैक्ट्री में एक छोटा सा शेड था। तो मैंने सब उधर काम शुरू कराया, फ्लोरिंग। उमंग ने बोला हो जाएगा, फ्लोर है, जगह बराबर है, बाकी का तू देख ले। एसी, पावर, बार बार पावर बंद होता है। सतीश जी मुझे देखते तारू एसी पाछू बंद થઈ ગયું यार। तो बोले सर थोड़ी और आप चाल चालू कराओ। मैं ना पहले तो इनिशियल टाइम पे ना मैं रो पड़ता था, इतनी स्ट्रगल की उधर, पावर चला जाता था शूटिंग में, कैसे करेंगे, ये बदलो वो बदलो। पर फिर जब 2-3-4 महीने में चीज़ें सेटल हुई, देन वी नेवर लुक बैक। और सबसे बड़ी बात, 26 जुलाई में सब फंस गए थे। हमने तुरंत एक्टर्स को तो निकाल दिया वहाँ से, वो वाक्य बराबर याद है। कोई रूपाली आई थिंक सतीश जी के घर चली गई थी और सब एक दूसरे के आसपास जिनके घर जहाँ मिले वहाँ चले गए। और हमारे कुछ लोग, देवेन भोजानी और वो वहाँ से साकिना का तक आए, देवेन वाज टू डायरेक्ट दैट शो दैट टाइम। तो वो एक रेस्टोरेंट में रात को सो गए नज़दीक में। तो 26 जुलाई वाला वाक्य साराभाई के साथ पूरे फ्लोर पे ऊपर से पानी, ये वो बैंड बजी हुई थी। तो ये 2 वाक्य मुझे याद है। और एक वाक्य सुनाता हूँ, मेरे पास बहुत है साराभाई के, पर फिर क्या हो जाए एक ही में सब आ जाएगा तो आपको। देवेन भुजानी वो साराभाई वर्सेस साराभाई की फर्स्ट सीजन डायरेक्ट करने से डर रहे थे, उनको नहीं करना था। कैन यू इमेजिन? उसकी वजह ये थी, वेरी नाइस एक्टर, वेरी टैलेंटेड एक्टर, एंड उन्होंने बहुत कम डायरेक्ट किया था। हमारा एक शो था सहारा पे आता था, मैं ऑफिस तेरे आंगन की, वो डायरेक्ट कर रहे थे। तो जब मैं और आतिश बैठे थे बात कर रहे थे, तो आतिश ने इतना खूबसूरत लिखा था साराभाई से साराभाई कि मतलब इसको ना, आतिश के ह्यूमर को कोई समझ सकता है ना। तो आतिश वॉज राइटिंग खिचड़ी एंड डायरेक्टिंग इट। फिर उसके बाद वो स्केड्यूल के बाद उसको साराभाई लिखना है, तो डायरेक्ट कब करेगा, मैं 2 जगह पे बिजी, प्रोडक्शन इतना, ये खिचड़ी में एक्टिंग वगैरह। तो आई सेड वी हैव ओनली वन पर्सन हु अंडरस्टैंड्स योर ह्यूमर, इज देवेन भोजानी। तो उससे पर तो डायरेक्ट कर रहा तेरा, मैं ऑफिस तेरा आंगन की, मतलब उसमें से उसको मैं वहाँ सॉर्ट आउट कर लूँगा, वहाँ से उसको निकाल लूँगा। तो देवेन के पास गए कि देवेन, सतीश शाह, रत्ना पाठक, सुमित्रा गौन, राजेश, आप तेम काश, उसको सुना। बोलता है मेरे को नहीं करना है। बोलता है क्यों? अरे यार मैं इनको कैसे गाइड करूँगा। देवेन वॉज कॉन्शियस ऑफ गाइडिंग सतीश जी एंड रत्ना जी। बोला नहीं यार इतने बड़े बड़े कलर, क्या बात करता है पागल जी, तू इतना टैलेंटेड एक्टर है और तू इतना सुपर है यार, यहाँ तू इतना काम निकालता है, मैं ऑफिस तेरे आंगन की में। उसने 1-2 पायलट भी किए थे। बोला अरे क्या बात कर रहा है। बोला श्योर, आर श्योर? बोला बिल्कुल डबल श्योर कि आतिश भी ना खिचड़ी में डायरेक्ट करना नहीं चाहता था। तो तभी मैंने बोला था उसको कि तू कर, मैं तेरे को डीओपी दूंगा, संजय जा मस्त, मतलब डीओपी भी ऐसा होगा जो खुद डायरेक्ट होगा। तो यहाँ मैंने देवेन को सेम बोला, तू कर, मैं तुझको ऐसा डीओपी दूंगा जो तेरे को कहीं भी टेक्निकली प्रॉब्लम है ना संभाल लेगा। हम सब थिएटर्स है ना, तो हमको टेक्निकली पहले इनिशियली इशू होता है, तो मतलब तू बेफिक्र है। और हमने ज्ञान साई जी को लिया था, एंड ज्ञान साई सच अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। मैं बोलूँ साराभाई की क्रेडिट में कहीं कभार कोई एक बंदा कहीं जिसको कम मिल जाता है ना, वो ज्ञान साई है। He's played a very good role in making साराभाई what is साराभाई। इसकी लुक, उमंग कुमार अनदर, जिसने उसके सेट्स इतने खूबसूरत बनाए। मैंने जब आतिश और देवेन को दिखा था, मैं और उमंग काम करते सेट पे, तो मैं और उमंग हम लोग ना एकदम श्योर थे, वनीता उसकी भाई उस ब्रिलियंट, वो प्रॉपिंग में सुपर है वनीता। तो जब उन्होंने तो देखा ही नहीं था क्योंकि वो सब बिजी थे, तो मैं और उमंग ही लगे हुए थे, उमंग, मैं और वनीता। तो जब एकदम सबको दिखाना था सेट, तो मैं आतिश को ले गया, बोला देख आज ही वॉज फ्लोर्ड। तो उमंग कुमार वनीता को एक क्रेडिट मिलनी चाहिए। ज्ञान साई ने जो सेट को लिट किया, और 2 कैमरा सेटअप हमारा पहला शो था, वो देवेन को बहुत बड़ी सहूलियत देते थे। और ये सच अ फाइन पर्सन, उनका रत्ना जी, सतीश जी, एवरीबडी से इतना ट्यूनिंग रहता था। तो ये ना टीम साराभाई वर्सेस साराभाई इज अ प्योरली अ टीम वर्क। और उसका म्यूजिक आई मस्ट गिव इट टू उत्तंग वोरा। क्या वो म्यूजिक, क्या साउंड, क्या थीम्स बना के। और आतिश का भी बहुत ज़बरदस्त काम था उसके साथ म्यूजिक में, आतिश की ज़बरदस्त सेंस है। पर ये जो टीम है ना, साराभाई इज प्योरली
क्या बाकी के भी कलाकार देखो, मधु फूफा से लेके एक एक ब्रिलियंट, इट वाज बिल्कुल डेस्टिनीज चाइल्ड। जी हाँ दोस्तों, मेरा खुद का मर्चेंडाइज, अंगार मर्चेंडाइज, जंपर्स, टी शर्ट्स, हुडीज, मग्स, ये सब आपको मिलेंगे इस लिंक पर विच इज angar.store। यहां पर क्लिक करिए, लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन, जो आपको मिलेगा इस वीडियो के नीचे। सर ये परसेप्शन है, पर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि सेकंड सीजन ऑफ साराभाई वर्सेस साराभाई इतना चली नहीं, क्या सच है ये? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ इतनी नहीं चली, क्योंकि क्यों? अगर सी मल्टीपल प्रॉब्लम्स। एक तो क्या ना, जब हमने साराभाई वर्सेस साराभाई फर्स्ट बनाया था ना, हमने शायद उससे ज्यादा एफर्ट साराभाई वर्सेस साराभाई 2 बनाने में करी होगी। पर प्रॉब्लम क्या ना, साराभाई वर्सेस साराभाई 1 ना, आप अभी हमने जो बात करी कि पहली सीजन में रेटिंग इतना खास आया नहीं, पर आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा मॉन्स्टर ऑफ सक्सेस बन गया था। तो उसके एक्सपेक्टेशंस ना मॉन्स्टर्स थे, रूफटॉप थे। अब वो उसको कैसे एड्रेस करे ना, वो हमको समझ में शायद नहीं आया। वो आतिश को लगता है उसी सेट पे करना चाहिए था, मैं कुछ और मानता हूँ कि नहीं, उस सेट पे नहीं भी करे तो ठीक है। और ये फेल नहीं गया, पर वो जो एक्सपेक्टेशन था ना कि 20 साल या 18 साल के बाद 2018 में, यानी 15 साल के बाद आ रहा था वापस, तो ऐसा भी नहीं था कि वो उतना एक्सपेक्टेशन को हम मैच नहीं कर पाए। हमने बहुत अच्छा किया, पर ऑफ कोर्स फिर 67 एपिसोड्स का वॉल्यूम नहीं था, 10 का था। और मे बी पीपल वर नॉट दैट मच अवेयर जो कि यहाँ हॉटस्टार पे ही जाके देखना है। मल्टीपल थिंग्स आर देयर। उनको अभी आप देखोगे तो साराभाई अभी और लोग देख रहे होंगे, आई एम वेरी श्योर। तब जितनों ने देखा होगा उससे अब ज़्यादा देख रहे होंगे, बिकॉज हम अभी 7 साल पहले गए तब वेब प्लेटफॉर्म जस्ट शुरू हुआ था। तारक मेहता के गुरुचरण सिंह वो गायब हो गए थे, हाँ, और आपने मदद की उनको ढूंढने के लिए। हाँ। हुआ क्या था? ऐसा है कि मुझे एक फ़ोन आया, मैं नाम नहीं लूँगा, हालांकि जनता को नाम मालूम है उन्होंने काफ़ी, पर आई विल कीप माई, जो मेरा कमिटमेंट है तो नाम लो। मुझे हमारे साथ एक कलाकार थी, उनका फ़ोन आया, मैं चैनल की मीटिंग में बैठा हूँ और वो एकदम घबराई हुई थी। 2-3 बार फ़ोन किया, मुझे फ़ोन करते नहीं थे वो, ज़्यादातर बहुत अरसों में फ़ोन आता है उनका, कोई मैसेज आता है कुछ अच्छे प्रसंगों पर है, तो ना आटली बार केम फ़ोन करे छे, क्या वजह होगी? तो मैंने बोला 1 मिनट, मैंने फ़ोन लिया। हाँ, चैनल की मीटिंग में फ़ोन भी नहीं लेते हो आप? तो हाँ अर्जेंट है, तो हाँ सर बहुत अर्जेंट है। अरे बहुत अर्जेंट बोल रही, तो मैं बाहर गया, बोले 1 मिनट क्या हुआ? तो सर તમને ખબર છે ગુરુચરણ આપણા તારકનાથ સોઢી, હા જાણું છું સર, એ ખોવાઈ ગયા છે, મળી નથી રહ્યા, તો મળી જાય नहीं सर, 1 वीक हो गया है। फिर वहाँ से मैंने उसकी बात सुनी, क्या बात कर रही है। फिर उसने मेरे को बताया कि दिल्ली से वो फ्लाइट लेके मुंबई आ रहे थे, मैं उसको फ्लाइट मुंबई रिसीव करने गई थी, पर वो उतरे ही नहीं। तो मुझे ज़रा मामला पेचीदा लगा और मुझे लगा यार मदद करनी चाहिए। एक तो मैंने कहा ना कि इंडस्ट्री का कुछ होता है। आई इमीजिएटली कॉल सिंटा, आई कॉल्ड आसित मोदी वॉज इन LA, आई टोल्ड चैनल, और फिर मेरे को तीनों से जो भी अपना रिस्पॉन्स था, और मैंने मेरे मीडिया जो मेरा संभालते उसको बोला कि भाई कुछ मीडिया में आए, किसी को पता चले तो पुलिस और सब सतर्क होकर मदद करे। आई डिड दिस 4 थिंग्स एंड फिर आई वॉज इन टच। तो वहाँ से दिल्ली से पुलिस भी आई थी, तो उन्होंने मुझे भी पूछा तुमको कैसे पता चला भाई, इंक्वायरी करी थी मेरी प्रॉपर्ली। तो मैं उनको मिला भी, सारे जवाब दिए मैंने। तो उनको कहीं ये तो नहीं लग रहा था कि आप इन्वॉल्व थे? वो नहीं था ना। अरे मैं, उन्होंने जाते जाते मुझे एक बहुत बढ़िया बात बताई, सीड। उन्होंने बोला सर, पहले मुझे बहुत इंक्वायरी करी, 1-2 दिन मैं मिल नहीं पाया उनको, क्योंकि वो जिस वक्त बोलते थे मेरा कहीं ना कहीं कमिटमेंट था, तो उनको लगता था मैं उनको अवॉइड कर रहा हूँ। तो बोला सर कल मैंने ये वक्त दिया था आपको, आपने फ़ोन नहीं किया। दूसरे दिन मैंने ये टाइम दिया था आपने, आप आए ही नहीं, मैं तो ऑफिस में ही था। तो बोले हाँ। फिर तीसरे दिन मैं बोला मैं तो आप अब भी आके आपको सामने से देखो मिला हूँ इधर। फिर उन्होंने बहुत आड़े टेढ़े सवाल भी, मैंने सब जवाब दिए। सो जाते जाते उन्होंने एक बात बोली, बोलता है आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, मुंबई में आके हम जितने भी लोगों को मिला ना, ये जो सोडी आपने, अच्छा आपको ये पता है मैं सोडी से फंक्शन के अलावा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मिले सोडी को, हेलो हाय, वो कभी सर आपके साथ काम करना है, बस उससे हमने कभी काम ना किया ना। सोडी मेरा कोई बहुत ग्रेट फ्रेंड है नहीं, गाड़ी में तो कुछ नहीं हमारा,
कलाकार है, मैं उस चैनल पे काम कर रहा हूँ, दूसरा शो का प्रोड्यूसर हूँ, पर इंडस्ट्री का कलाकार है। तो मैंने तब फ़ोन किए और पुलिस को इतने जवाब दिए। जब मैंने पुलिस को ये सारी बातें बताई, तो मुझे क्या बोल के, बोले स्पेशल थे वो, स्पेशल फोर्स है। बोले सर मुंबई में आके एक बात बोलता हूँ, आप जैसा इंसान नहीं मिला, आप कुछ लेना देना नहीं है, आपने इतना किया और आज भी इतना जवाब देते हो और मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी, मुझे कहीं से किसी ने, सब डरते ही रहे। बोला सर मेरा बचपन से ये है कि पुलिस से डरना क्यों, पुलिस इज ऑलवेज फॉर अवर सपोर्ट। और जब आप सच्चे हो तो हिम्मत, बोले बचपन से मैं पुलिस को देखता था, मुझे लोग डराते थे, पुलिस माफी दो, पुलिस में दे दो, तुम बोलता दे ही दो। अपने बोले ये डर कहाँ से बैठता है, बचपन में अपने माँ बाप या कोई बिल्डिंग में या कोई बोले पुलिस में दे दूँ, पुलिस में दे दूँ, तो मैं तब से बोलता दे दो, उसमें डरने का क्या, मैं वो यूनिफॉर्म पहनूंगा। तो आई एम, ये सोडिया वो किस्सा या इंडस्ट्री का किसी का भी हो, आई ऑलवेज टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, बिकॉज अगर मुझे इस इंडस्ट्री ने बहुत दिया, मैं जो कुछ हूँ इस इंडस्ट्री की वजह से हूँ। और तो मेरा ये फ़र्ज़ भी बनता है, मैं ये सारे डिस्प्यूट केसेस लेता हूँ, मेरा क्या लेना देना होता है, मेरी ज़िंदगी का वक्त जाता है, पर मुझे लगता है कि नहीं यार, किसी को तो करना पड़ेगा। इंडस्ट्री, अपनी इंडस्ट्री, और मुझे इतना 16 साल, कोई भी अपनी इंडस्ट्री में अगर लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन अगर किसी का चेयरमैन का रहा है तो मैं हूँ। जब इतना प्यार, ये पोजीशन, ये इज्जत दिए, तो थोड़ा अपना फ़र्ज़ बनता है उस इंडस्ट्री के लिए करो, और मैं ऐसे दिल से भी करता हूँ, पोजीशन हो ना हो। मैं क्यूरियोसिटी से जानना चाहता हूँ, वो गुरचरण सिंह जी कहाँ गायब थे? मैंने बाद में देखा कि वो सडनली लौट आए, पर इमेजिन परिवार, दोस्त, कॉलीग्स, क्या हालत हुई है सबकी, हुआ क्या था बताओ आप, कैसे आए वापस? मेरी आप सरप्राइज हो जाओगे, आज तक गुरुचरण से बात भी नहीं हुई। क्या बोल रहे हो, क्यों? नहीं, क्योंकि वो भी आ गया तो आ गया, फिर अपने को किधर था क्या, अपने को क्या। तो मेरे को तो वो आदमी को मदद कर रही थी जो सडनली लॉस्ट था, और कलाकार ने मुझे फ़ोन करी कि सर आपको पता है, और मैं इंडस्ट्री का एक बंदा चला गया था, उसको तकलीफ ना हो इसलिए मैंने फ़ोन किया था, आ गया, मिल लिया, ख़त्म बात। तो पर मैंने जो सुना वो ये था कि वो ना आध्यात्मिक लेवल पर अपने आप को ढूंढने के बहुत प्रयास में है, जीवन का अर्थ खोजने के प्रयास में, और वहाँ चले गए थे, इतना मुझे पता चला। सो होता है एक फेज पे, पर उनके ये निर्णय को अगर उन्होंने अपने परिवार के साथ, शेयर अपने किया होता। कर्मचारियों के साथ, सहकर्मचारियों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर किया होता, तो इतना लोगों को इस ड्रामा से न गुजरना पड़ता। पर जब आपको पता चला ये कारण है, आपका रिएक्शन क्या था? कुछ सच्चे दिल से। मेरा आज भी यही रिएक्शन है कि सी लाइफ इज फुल ऑफ सच स्टोरीज। मैं लाइफ के हर पहलू में किरदार और स्टोरी ढूंढता हूँ। तो एक ऐसा किरदार है जिसको सडनली ऐसा महसूस हुआ, उसके मन में तो हो रहा है कि इतनी बुजुर्ग माँ है, बाप है, पर वो किस पीक पे पहुंचा होगा जिंदगी के, जिसने उसको ये निर्णय लेने को प्रेरित किया। उसके पीछे कुछ तो होगा। किरदार है, किरदार कैन गो एनीवेयर, एंड लाइफ शुड बी लाइक दिस, अनप्रिडिक्टेबल, इंटरेस्टिंग, नया नया कुछ खुलते रहना चाहिए, तो ये मज़ेदार है। बाकी हाँ, मेरे परिवार से कोई होता तो मैं उसको एड्रेस करता, और ये दोबारा ऐसा ना हो तो मैं काउंसलिंग करवाता और बहुत कुछ देखता कि इसमें भाई ये ट्रीटमेंट के लेवल की भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर करना चाहते हो तो सारा कुछ सॉर्ट आउट करो, और सॉर्ट आउट करके सह परिवार निर्णय लो, ताकि परिवार को पता चले आप कहाँ हो, और कब ज़रूरत पड़े तो आपका संपर्क कर सके। सिंपल से। खिचड़ी 2 पायरेसी की विक्टिम हुई थी। अरे बाप रे, बहुत हर्ट हुए होगे आप। बहुत बहुत दुख। सबसे बड़ा दुख अगर करियर में किसी इंसिडेंट का हो तो खिचड़ी 2 के पायरेसी का हो, क्योंकि गोल्डन अपॉर्चुनिटी चली गई। आप पहले 2 दिन के बुकिंग देख लीजिए खिचड़ी के, वर्ड माउथ स्ट्रांग थी, बहुत स्ट्रांग थी, ये अपवर्ड ट्रेंड में था। संडे इंडिया फाइनल में आया, वो तो रिस्क लेना ही था, हमने ले लिया। मंडे कुड हैव बीन बेटर, बट संडे और मंडे में, और खास करके जहां हमारा गढ़ था गुजरात, क्या खिचड़ी ऐसी मूवी ना, लोगों को ऐसे भी गैग्स, वो पंचेज, वो छोटे छोटे मीम्स वो घूम ही रहे थे। सो दे हैड अ हैबिट ऑफ वॉचिंग खिचड़ी ऑन पाम इन देयर हैंड्स। जैसे पिक्चर आ गई, दे ऑल वॉच्ड इट। मेरे को कितने मेरे रिलेटिव्स, मेरे खुद के पहचान वालों ने बोला बहुत मजा आई, बहुत तने मजा आई, मारी वाट लगी गई, तूने थिएटर में क्यों नहीं देखा? हमने शू खबर, हमें इसने देखा तो देखा, हमको लगा आप ही ने देखा। पीपल आर सो वल्नरेबल, सो इग्नोरेंट इन इंडिया, दे डू नॉट नो दैट ये पायरेसी है। मैंने एक स्टोरी बनाया, अभी आएगी देखना आप, इसमें वागले की दुनिया में पायरेसी पे
कि यहाँ से जो फंड आता है ना, ये पायरेसी की जो इनकम है ना, उसमें से टेररिज्म को फंड होता है। एंड व्हाट यू आर डूइंग, पर लोगों को पता ही नहीं, इग्नोरेंट है अपनी जनता। ये क्यों, इसीलिए 4 हफ्तों में ये OTT पे आ जाती है, 8 हफ्तों में टीवी पे आ जाती है। क्यों? बिकॉज पायरेसी अदरवाइज किल्स इट। एंड अभी भी पायरेसी बहुत बड़े पैमाने में किल करती है वर्ल्ड ओवर। तो पर जब ये हुआ आपके साथ, हाँ। ये पेन पेन। जो हुआ आपको, उसे डील कैसे किया आपने? मेरा अभी थोड़े सालों से थोड़ी एक सफ़ेदी के साथ थोड़ी मैच्योरिटी भी आई है कि मैं सिचुएशन को ये इस तरह से बहुत लेता हूँ कि चल ना, रास्ता क्या है, मैं रास्ते को ही ढूंढता। दैट्स व्हाई आई अप्रोच द पुलिस, आई अप्रोच द राइट पीपल इन गुजरात टू मुंबई टू एवरीवेयर, सोशल मीडिया टू एवरीथिंग। मुझे ये पता था कि मैं इनसे अकेला तो कभी लड़ नहीं पाऊंगा, और अब जो है मेरी किस्मत है, आई फॉट, बट मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई दुख दुख दुख, आज भी बात निकलती तो थोड़ा सा दुख होता है, पर इससे ये होता है कि हाँ, मैं कैसे इस बात को मौका मिलने पे अवेयरनेस बढ़ाऊं, और मैं खुद ऐसा कभी जिंदगी में नहीं करूं। ऐसा नहीं, मैंने कोई फिल्म पायरेसी में नहीं देखी, मैं खुद बोलता हूं। मैंने बहुत साल पहले मेरे घर पे एक होम थिएटर था, तो मेरे बिल्डिंग के नीचे वो 3-3 सीडी एक में वो देते थे, तो मैं लेता था। फिर मुझे रहता, अरे साला उधर भी खिचड़ी मिली थी पहली खिचड़ी वन, तब मुझे अच्छा, हाँ બધું पायरेसी से ये बेचा नहीं है। मैंने उस दिन से बंद कर दिया था। तो ये जो मैं गलती करता था इग्नोरेंस की वजह से, ये पूरा देश कर रहा है। गलती उसकी होगी जो जानने के बावजूद करता है, तो गलत है, तो गुनहगारी है, गलती नहीं। देन यू आर कमिटिंग अ क्राइम विच यू शुड नॉट। मिस्टेक इज पार्डनेबल, फॉरगिवेबल, तो मैंने माफ कर दिया सबको। सर, आपकी फिल्म आमिर खान के साथ टेक ऑफ क्यों नहीं हुई? हमारी एक बात ऐसी हो रही थी कि एक बार देवेन भोजानी, हम सब आमिर के साथ, आमिर काफ़ी बोल भी चुके काफ़ी बार, और बात चली थी, देवेन वांटेड टू डायरेक्ट समथिंग, एंड सारा भाई की बात, बहुत अभी कुछ साल पहले की बात है, तो एक आध बार कहीं मिला होगा और बोलता यार हम लोग कुछ करते हैं ना, तो देवेन सेठ के मैंने आमिर कहीं कहूँ कि आमिर ने बोला कि हम लोग कुछ साथ में करते हैं ना, तो कॉमेडी में आमिर ऑलवेज लुक्स फॉर कॉमेडी। आप देखना अभी भी कुछ कॉमेडी कर रहे हैं, तो कॉमेडी के लिए ना उनकी एक सर्च रहती भी है। आई डोंट इवन नो राइट नाउ कि आमिर विल रिमेंबर ऑल्सो और नॉट, बट वो हमारे दोस्त भी हैं, तो कभी कभार हमारी बातें भी होती है, चैट भी हो जाती है, कभी कभार मिलने की बात भी करते हैं, और जब मिलते हो तो इतना प्यार से मिलते हैं। हमने थिएटर साथ में किया, कुछ एक प्ले बनाया, एक प्ले किया था, उसमें डायलॉग भी बोलते हैं वो इतने क्यूट और इतने ही सो हम्बल। तो उन्होंने हमको बोला कि प्ले कराओ मेरे लिए कुछ, तो हम लोग ने 1-2 स्क्रिप्ट पे काम किया। एक बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट हमको पहले लगी बहुत बढ़िया बनी है, सच में अच्छी भी बनी थी पहले, पर वो ना अच्छी बनी थी, पर वो आमिर खान साहब के स्ट्रेचर की नहीं थी। देखिए बहुत फ़र्क होता है, एक आप अच्छी स्क्रिप्ट बना लो, बट यू नो इट विल नॉट यू अपनी पीक पे यार, और ये ना पूरा देश देखता है उनके पिक्चर। तो हमको तो बहुत अच्छा लग रहा था कॉमेडी में, पर वो इनके स्ट्रेचर की नहीं थी, वो कैरेक्टर को लेके वगैरह वगैरह। देन वी ड्रॉप्ड इट, वी डिड नॉट। तो ये किसने डिसाइड किया कि आमिर खान की स्टैचर के हिसाब से निकल? वो हमारे तीनों का बहुत डिस्कशन हुआ, बहुत, यानी देवेन, आमिर और आप? नहीं, देवेन, मैं और आतिश। आमिर खान के पास तो गए ही नहीं, दोस्ती टूट जाती नहीं, क्योंकि हमको ही लगा, देखो वो तो ऐसे सोचते भी नहीं शायद, वो बहुत बहुतों केवल था आधा पौना घंटा सुन के रहने दे, ज़्यादा से ये बोलते ना, पर हमको लगा कि नहीं, ये प्रिंसिपली गलत है। जब हम 3 एक पेज पे नहीं है, हमारे गुजराती में एक बहुत अच्छा शब्द है कि इमने छाजे एवं नहीं, उनके लेवल का नहीं है तो उनको नहीं देना चाहिए। जब एक का भी मन ऐसा था तो मैं तो बोला नैरेट भी नहीं करना है, और नैरेट नहीं करेंगे। आतिश, देवेन और आप, इंडस्ट्रीज में रिश्ते टूटते हैं, जुड़ जाते हैं, पर ये मिसाल है दोस्ती का ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर। या उसमें फाउंडेशन क्या है इसका भाई? एक और है, परेश गनात्रा, हु इज आल्सो वर्कड विद अस, विपुल अमृतलाल शाह, वो भी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, पर हमने विपुल से कम काम किया, हम दोस्त हैं। 4 लोगों ने हमने बहुत कम साथ में किया, परेश भी, और हम 3 ने सबसे ज़्यादा काम किया। उसमें भी और छोटा कर तो मैं और आतिश तो बिजनेस पार्टनर भी है। पर ये दोस्ती की मिसाल, ऐसा नहीं कि हमको बुरा नहीं लगता या हमको कभी हमारे डिफरेंसेस नहीं होते हैं, पर जैसे आपको मैंने पहली बार बिगिनिंग में एक बात कही कि आपने मुझे कुछ प्रोड्यूसर एक्टर के रिश्तों के बारे में या झगड़ों के बारे में, हमने क्या बोला तभी, नोबडी इज अबाउट द वर्क और प्रोजेक्ट। किसी एक के लिए काम के ऊपर कोई नहीं है। तो अल्टीमेटली हमारे डिफरेंसेस काम की वजह से ही हुए,
वो अगर हुए या कुछ भी हुआ तो हमने ना, हम थियोरेटिकली प्रिंसिपली हमारे काम को लेकर बहुत ईमानदार लोग हैं, बहुत पैशनेट, बहुत कमिटेड, और हम ये मानते हैं ये हमारी ज़िंदगी है, हम उससे कभी चीटिंग नहीं करते। तो ये जब ये अगर मुझे कल एक रोल में देवेन को कास्ट नहीं करना है तो मैं उसको बोल सकता हूँ तो इसमें फिट नहीं मिले। मुझे अगर मेरे खुद के ये प्रोडक्शन में अगर प्रोड्यूसर मैं हूँ, आतिश में को प्रोड्यूसर, बट निर्णय लेना है और मैं अगर रोल में फिट नहीं और लिखा आतिश ने और आतिश डायरेक्ट कर रहा है, तो अब भी एक बड़ी वेब सीरीज थी, मुझे एक रोल करना था तो बड़ी सेट तू फिट नहीं थी तो आई कुड नॉट डू इट। मुझे बुरा भी लगा था, पर मुझे लगा, मैंने आतिश को लगता नहीं जो ही ले तो ऐसा भी होता है यानी मस्ती में। पर वी हैव फॉर्चुनेटली स्टूड बाय सच प्रिंसिपल्स कि हमने हमारी काम के साथ ईमानदारी रखी, जो हमारी दोस्ती को समझता है। हमने एक दूसरे के बाकी सारी चीज़ों का भी बहुत रिस्पेक्ट करा, और हम जब 5 जन मिलते हैं तो हम एक दूसरे को बिल्कुल रिस्पेक्ट ना भी करें, ऐसी बॉयश दोस्ती भी है, कुछ भी बोल सकते। वी कैन गो ऑन एंड ऑन लाइक अंडर द सन, टॉक एनीथिंग इज द वर्ड, आई एम टेलिंग यू। इसका लोग क्या समझ पाएंगे पता नहीं। हम 5 जब मिल जाए, हम कोई भी टॉपिक पे एक दूसरे की कोई भी बात शेयर कर सकते हैं, और एक दूसरे के बाजू में किसी भी मोमेंट पे खड़े रह सकते हैं, फाइनेंशियली, इमोशनली, एवरीथिंग। वो रिश्ता हमारा इतना गाढ़ा, हमारे परिवार, वाइफ्स है जेल्ड वेरी वेल, बच्चों ने एक दूसरे की दोस्ती है। मेरी, देवेन की और परेश की बेटी तो 2 साल 3 साल की थी तब से दोस्त है, दे आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स राइट नाउ, 3 ऑफ देम, और सारे बच्चे हैं। तो हमारा ग्रुप है 19 लोगों का, तो हॉलीडे भी साथ में लेते थे। तो ये दोस्ती का ना ग्रेजुअली प्रोग्रेस भी ऐसा हुआ, वरना क्या होता है ना, दोस्त लड़कों की दोस्ती अगर वाइफ्स में, उसमें कलाकार भी है, इंटीरियर डिज़ाइनर भी है, हाउस वाइफ भी है, सब अलग अलग किस्म के, उनका भी जेल होना, बच्चे अलग अलग स्कूलों में पढ़े हैं। अच्छा, सबका जो सबसे कठिन होता है, सक्सेस रेशियो भी अलग है, फाइनेंशियल चीज़ें भी अलग है, पर फिर भी हम एक वन लाइन बेंचमार्क करके चलते। हॉलीडे सबको सूट करे, ऐसा कमरे सबके सर के, वो बहुत हम लोग ने दोस्ती में, यानी ऐसे अनसेड रूल्स हैं हमारे, विच हैज केप्ट अस अलाइव। एवरीबडी इज सो गुड, एवरीबडी पुट्स इन एफर्ट्स। लास्ट सेगमेंट, सिड का अंगार। हाय शाबाश। खिचड़ी या साराभाई? खिचड़ी। क्यों? खिचड़ी मुझे एक्टिंग करने मिलती है। No, खिचड़ी, why? Emotional reason. That was our first ever independent television production. बेस्ट एक्टर आपके अनुसार जिनके साथ आपने काम किया? देवेन भोजानी। एक लाइन रत्ना पाठक शाह के लिए। जेम, आउटस्टैंडिंग एक्ट्रेस। सुप्रिया कपूर। सुपर्ब ह्यूमन एंड एक्ट्रेस। सुमित राघवन। अरे दोस्तों का दोस्त, और फ्लॉलेस एंड वेरी कमिटेड एंड डिसिप्लिन, और सुमित आपके सेट पे है तो आप निश्चिंत हो सकते हो। बिगेस्ट फेलियर आपका लाइफ में, और जीत आपने हासिल कैसे की? मेरा बिगेस्ट फेलियर तो इन टर्म्स ऑफ शोज तो मैं बहुत कहूँ तो इंडिविजुअल बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाते हैं। मेरी कंपनी में एक बार बड़ा फेलियर ऐसा हुआ था कि मैं जब 5 शो कर रहा था, और मेरे एक अकाउंट में एक बंदा था, उसने हमको बहुत ही गलत अकाउंट्स प्रेजेंट कर करके हमको कहीं और गली में ही पहुंचा दिया था, और मैं बहुत व्यस्त रहता था। तो मैं ये भी मानता हूँ कि शायद मैं उस वक्त इतना मैच्योर नहीं था कि मेरे बिज़नेस को उस तरह से समझ पाऊँ जो मुझे समझना चाहिए था। मेहनत बहुत करता था और सब ईमानदारी से सबका पेमेंट भी करता था, पर वो कुछ हिसाब में ऐसी गड़बड़ी उसने कर दी कि वी वर लाइक नोज डाइव, हमारी हमको समझ में नहीं आया। 2013 की बात है, और वहाँ से एक ही ईमानदारी से फिर से लोगों का पाई पाई देकर वापस उठना और वो यहाँ आना, आई वुड से दैट्स माय बिगेस्ट एवर चैप्टर ऑफ माय लाइफ टाइम। माने पैसे जो थे वो भी गए थे, लॉसेस में थे, देने भी थे लोगों को, देने भी थे, और सब पैसा एक एक पाई लोगों की चुकाई, और वहाँ से आज यहाँ है। आज ईश्वर की कृपा से वो और उससे कई ज़्यादा वापस आ गया। नाम हमारा कभी नहीं गया, दैट्स द बिगेस्ट थिंग आई ऑलवेज बिलीव। गुडविल जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि उन दिनों में क्या था ना, जो आदमी टूटता है ना, मैंने बहुत प्रोड्यूसर्स देखे हैं, उसकी गुडविल भी टूट जाती है। और हमने क्या किया,
नहीं, गुडविल ये है तो हम है, और हमारे में टैलेंट तो है। एक 6 महीने भी वो टिका नहीं वो फेज़। और आपको पता है मैंने एक शो किया था पहला, जो मेरी ज़िंदगी का टर्न अराउंड था। पर कह रहा हूँ ना, स्टोरी, ज़िंदगी मेरी लाइफ मिरेक्युलस ही रही है। मैंने एक शो था पहला, ये जो हमारा ये जो कांड हो गया 2013 में, तो एक शो था महिसागर, 75,000 रुपीज़ के बजट में था, बिग मैजिक पे। पैसा आना जाने दो, जाता था, पर वहाँ से शुरू किया। वो एक एपिसोड एक दिन में ख़त्म हो जाता, उसमें राइटर्स ज़्यादा थे, अलग 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 राइटर्स के साथ में वो बनाता था। तो कोऑर्डिनेशन ऑफ राइटर्स वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जो मुझे इमोशनल हो जाता हूँ, आज काम में आता है वागले की दुनिया बनाने में। God gave me that because I always believed that I was supposed to learn something from that situation. तो वो जो था वो मुझे समझाना था ईश्वर को, इसलिए मेरी ज़िंदगी में मैं मानता हूँ वो क्राइसिस आई थी। उस क्राइसिस से मुझे सिखाया, समझाया और ऐसा परिपक्व बनाया कि फिर ईश्वर ने बोला अब ये ले, अब तू संभाल पाएगा। तो आई वुड ऑलवेज से कि ये जो जर्नी है हमेशा, इसलिए मैं कॉमन मैन को ना, मैं हमेशा उन दिनों में भी रहता ऐसे ही था, पॉजिटिव, खुश, और ये सोचता था निकलेगा रास्ता, कैसे निकालना ये ढूंढते रहो। तब भी मेरे दोस्त मेरे बाजू में खड़े थे, परिवार था, और मैं हमेशा मानता हूँ वागले की दुनिया वही फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करता है। तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी मुसीबत आ जाए, आप अपनी मुसीबतों को समझो, रीड द सिचुएशन राइट। वो राइट रीड कर लोगे ना, उसको आप एड्रेस कर पाओगे और रास्ते निकलते हैं। और वो रास्ते निकलते निकलते यू कैन बी अगेन कम बैक टू अ पोजीशन विच यू वांटेड फॉर योरसेल्फ इन लाइफ। तो लाइफ इज़ मैं हमेशा होपफुल, और यही बोलता हूँ कि वागले में ये 1000 ऐसे हुए, मेरी ज़िंदगी का पहला 1000 है। आप सोचिए, जो बजट था उससे ज़्यादा तो ईश्वर ऐसे ही दे देता है, सब कुछ है। और गुडविल जो थी उससे भी ज़्यादा है। तो ये क्राइसिस थी, एंड हाउ वी केम आउट ऑफ दैट इज़ अ बिगेस्ट स्टोरी ऑफ माई लाइफ। जेडी भाई, नॉट ओनली आप एक क्रिएटिव जीनियस है, पर एक बहुत बहुत अच्छे इंसान है। अरे आई फील सो गुड मीटिंग यू। लास्ट टाइम हम लोग ने बातचीत की, पर वो एक फिल्म प्रमोशन की थी, बट आई वांटेड टू डिस्कवर यू इवन मोर थ्रू दिस कन्वर्सेशन, और आपकी अच्छाई झलकती है। Oh, thank you. Jeetu Thank you bhai. very much. Thank you. And one person I cannot, ये मेरी जर्नी completely incomplete है without आतिश कापड़िया।